गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th बेटा, वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। कल हमने अपना चैप्टर कृषि स्टार्ट किया था और इसमें जो है इसके प्रकार तक हमने कर लिया था। पेज नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट बैक करते हुए आगे बढ़ती हूँ। पहले तो सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं? कृषि किसे कहते हैं बेटा? एक निश्चित भूभाग पर एक जैसे बीजों का प्रयोग करते हुए उत्पादन प्राप्त करना कृषि कहलाता है। और इस उत्पादन में जो है खाद्यान्न फसलें भी हो सकती हैं या अन्य वाणिज्य फसलें भी हो सकती हैं। अब आगे हमने आपको बताया था कृषि के प्रकार के बारे में। कृषि के 2 प्रकारों की बात हमने की थी। आजीविका निर्वाह कृषि, जिसमें केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि का उत्पादन किया जाता है, बेचने के पर्पज से जो है वो उत्पादन नहीं होता, तो ऐसी कृषि को जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसे कीर्तन दहन कृषि भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जब आदि मानव काल में मनुष्य जो है जंगलों की सफाई करके एक निश्चित भूभाग में कृषि का उत्पादन करता था, तो उस समय जो है ये कृषि कीर्तन दहन कृषि के नाम से जानी जाती थी। इसे झूम कृषि भी कहा जाता था। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न देशों में इस झूम कृषि को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उसके बाद जो है हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था गहन कृषि। गहन कृषि कौन सी कृषि आपको बताई गई थी? एक ऐसी कृषि जो एक छोटे भूभाग पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, ऐसी कृषि गहन कृषि कहलाती है। और गहन कृषि में उत्तम बीज, खाद, उर्वरक अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। तो ऐसी कृषि जो छोटे भूभाग पर की जाए, अधिक जो है उर्वरक, खाद, बीज, उत्तम किस्म के बीज आदि प्रयोग करके हम जो कृषि करते हैं वो गहन कृषि कहलाती है। नेक्स्ट था अपना वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? वाणिज्य अर्थात वो कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, जैसे कि चाय, कॉफी, कहवा, ये सब व्यापार के उद्देश्य से जो है वो उगाए जाते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये एक बड़े भूभाग पर बोई जाती है। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इसलिए ये जो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे वाणिज्य कृषि के नाम से जाना जाता है। अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। हम रोपण फसल के बारे में बात कर रहे थे कि रोपण जो फसलें होते हैं वो भी वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि रोपण फसलों में जो है चाय, काफ़ी, कहवा, इनका उत्पादन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जहाँ से आज हमें अपना स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है पेज नंबर 3 से। इस चैप्टर के पेज नंबर 8 मीन्स 38 पेज नंबर है रियल में तो वो, बट चैप्टर का पेज नंबर 3 है। यस, इसलिए इसके विकास में परिवर्तन और संचार जो अपनी ये होती है ना वाणिज्य कृषि, या उसको रोपण कृषि भी हम कह सकते हैं, इनके लिए व्यापार की, परिवहन, संचार के साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें परिवहन के साधनों के माध्यम से उद्योग और बाजार तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट है अपना सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप किसे कहते हैं? देखिए आगे इसमें सस्य प्रारूप मतलब समय विशेष के दौरान बोई जाने वाली फसलें। आपने भारत की भौतिक विविधताओं, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की विविधता है, तापमान में विविधता है, जो है धरातल में विविधता है, जैसे कहीं मैदानी भाग पाए जाते हैं, कहीं पर्वत भाग, कहीं पठारी भाग पाए जाते हैं। संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। देश में भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। मतलब जो मौसम के अनुसार जो ऋतुएं होती है उनसे ये दिखाई देता है कि भारत में जो है बहुत विभिन्नता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि बोए जाते हैं, क्योंकि मौसम में जो है और धरातल में परिवर्तन है, इसलिए वहाँ पर भिन्न भिन्न, हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल आदि उत्पादित किए जाते हैं। भारत में लगातार तीन शस्य ऋतुएं आती हैं। कौन कौन सी आती है? देखिए, रबी की, खरीफ की और जायद की। रबी किसे कहते हैं? रबी की फसल बेटा आपको ऐसे याद ना रहे तो हम इसको जो है कनेक्टेड कर सकते हैं। कैसे? जैसे रबी, रबी में 2 वर्ड्स आते हैं और गेहूं में भी 2 वर्ड्स आते हैं, तो गेहूं और रबी वो फसल जो, इट मीन्स वो मौसम जिसमें गेहूं की फसल बोई जाती है, और गेहूं के साथ साथ जो जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम याद रखेंगे। और
वो फसलें जो अक्टूबर नवंबर माह में बो दी जाती हैं तथा मार्च अप्रैल माह में काटी जाती हैं, वो फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। अब खरीफ का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। खरीफ, खरीफ में अपने 3 वर्ड्स आ रहे हैं और इसी तरह से बाजरे में 3 वर्ड्स आते हैं। तो इस तरह हम इनको याद रख सकते हैं। रबी गेहूं से रिलेटेड कर दिया और खरीफ को बाजरे से रिलेटेड करके हम याद रख सकते हैं। और फिर हम जब हमें ये पता चल गया कि खरीफ और बाजरा, इट मीन्स खरीफ की फसल उस फसल को कहते हैं जब बाजरा बोया जाता है, और बाजरे के साथ साथ हम और दूसरी कौन कौन सी फसलें बोते हैं, कपास, ग्वार, ये सब फसलें बोते हैं, तो ये खरीफ की फसलों में आएंगे। अब देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। कौन कौन सी फसलें हैं बेटा इसमें? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि रबी की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसलों के उदाहरण दीजिए। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, कहाँ कहाँ बोई जाती है ये भी बताया गया है। रबी की फसल उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये फसलें बोई जाती हैं। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन बनता है कि उन राज्यों के नाम बताइए जहां गेहूं जो है रबी की फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। तो हम कोई 2 राज्य जो है वो बताएंगे। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। हम जानते हैं कि गेहूं की फसल जब बोई जाती है तो उस समय यदि शीत ऋतु में बरसात हो जाती है तो फसल में उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर बताया गया आपको कि हरित क्रांति में इन फसलों, जो रबी की फसलें, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें बाजरा। बाजरा कब बोया जाता है बेटा? हम जानते हैं कि जब बरसात होती है, अर्थात जो है जून जुलाई के आसपास ये फसल जो है बोई जाती है। यहाँ पर इसका समय जो है सितंबर अक्टूबर दिया, सितंबर अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है। जून जुलाई में ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। और इसमें जो मुख्य फसलें हैं वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग अर्थात उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। हम देख रहे हैं कि इसमें कौन सी फसलें हैं? अधिकतर दलहन फसलें हैं, जैसे कि जिनमें दालें शामिल होती हैं। जैसे इसमें बताया गया तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब कैसी फसलें हैं? ये सब जो है वो अपनी फली वाली फसलें जिनको बोला जाता है वो फसलें हैं, अर्थात दलहन फसलें हैं। ये किस समय बोई जाती हैं? ये जो है खरीफ के समय बोई जाती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। क्या की जाती है बेटा? चावल की खेती। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है। असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि जो है धान की तीन तीन किस्मों के नाम बताइए। धान की 3 किस्में, क्वेश्चन बनता है बेटा ये, आस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहा जाता है। बेटा हम जब गेहूं बोते हैं और गेहूं की कटाई अब जैसे हो चुकी है और उसके पश्चात अब हम क्या बोएंगे? बाजरा बोएंगे। लेकिन इसके बीच में एक फसल और बोई जाती है, कौन सी? जो किसान है वो अपनी जो है इनकम में वृद्धि करने के लिए एक फसल बीच में बोते हैं। और वो कौन कौन सी होते हैं? ककड़ी, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसल, ये सब कौन सी फसलें कहलाती हैं? ये जायद की फसलें कहलाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के मध्य में बोई जाने वाली जो फसलें होती हैं वो जायद की फसल कहलाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में, इसमें आगे आपको बताया गया है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। कितना समय लगता है? 1 वर्ष। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लगता है, और ये 3 से 4 साल तक फिर वह उत्पादन देती है। मुख्य फसलें। अब मुख्य फसलों के बारे में बात किया गया है। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य व अखाद्य फसलें
फसलें बोई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो है वो है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। अब हमने बात की कि भिन्न भिन्न जो है इनको जलवायु की जरूरत होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है फसलों को। जैसे गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उस जो है वो अत्यधिक लाभदायक होती है। दोमट मिट्टी जिसे हम जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, वो जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है और उसमें गेहूं अधिक उत्पादित होता है। तो इसी तरह से जो अपनी होती है चाय, चाय को ढलान वाली जो भूमि होती है उसमें बोया जाता है और तापमान वहां पर जो है बहुत अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न तापमान और भिन्न भिन्न मौसम की आवश्यकता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आपको 1 बाय 1 बताया गया है फसलों के बारे में। सबसे पहले चावल के बारे में बताया गया है। चावल भारत में अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल है। चावल अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल है, अर्थात भारत में बहुत अधिक मात्रा में लोग चावल का सेवन करते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रश्न बनता है भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। आपको ऊपर एक मैप भी जो है बताया गया है, वो हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। यस, यह एक खरीफ की फसल है। चावल जो है वो कैसी फसल है बेटा? खरीफ की फसल है और जिसे उगने के लिए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और अत्यधिक आर्द्रता, अर्थात जो आर्द्रता है या नमी है उसे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन जो है वो संभव हो पाया है। क्यों हो पाया है? क्योंकि यहाँ पर नहरों का जाल है, नलकूप है, उसके माध्यम से जो वर्षा की कमी है उसकी पूर्ति की जाती है, अर्थात नलकूपों से हम वहाँ पर पानी की सप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट फसल अपने जो है वो बताया गया है गेहूँ। गेहूँ को कितनी जो है तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, ये बताया गया है। जैसा कि हम बेटा किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो इतना तो हमें पता है कि चावल में जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूँ में चावल की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल मतलब जो फसल खाने में प्रयोग की जाए, खाद्य फसल के रूप में हम जिसका प्रयोग करते हैं, जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में, अर्थात हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है वो गेहूं का अधिक उत्पादन किया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये तो हमें पता है बेटा कि रबी की फसल जब बोई जाती है, अर्थात गेहूं जब बोए जाते हैं तो हमारा अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है और जब हम इसको कटाई करते हैं तो मार्च अप्रैल का महीना होता है और तब जो है धूप काफ़ी बढ़ चुकी होती है, तो इसको पकने के लिए जो है खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है तथा देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, वो कौन से हैं? वो हैं गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। अर्थात यहाँ पर राज्यों के नाम बताए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। अब बात करते हैं मोटे अनाजों की। मोटे अनाज कौन से होते हैं बेटा? जैसे बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज में गिने जाते हैं। जवार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2 मोटे अनाज के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं कि जवार, बाजरा जो है वो मोटे अनाज में काउंट होते हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण, रागी में प्रचुर मात्रा में लौह और कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से जवार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, अर्थात चावल और गेहूं के पश्चात तीसरा स्थान जो है वो कौन सी लेती है? जवार लेती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र जो है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अपनी फसल है बाजरा। बाजरा जो है वो
कहाँ उत्पादित होता है। हम जानते हैं कि बाजरे के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए बाजरा जो है ऐसे क्षेत्रों में भी बोया जा सकता है जहाँ शुष्क मौसम पाया जाता है। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। रागी जो है, रागी बाजरे की जैसी एक फसल होती है। रागी के प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। यस। और अपना नेक्स्ट है मक्का की फसल। मक्का की फसल जो है यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में प्रयोग होती है। मक्का का ऊपर का जो पोर्शन होता है वो हम खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं तथा नीचे का जो भूसा होता है वो पशुओं को चराने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। बेटा आज हम यहीं तक करेंगे। इसमें हमारे दो मैप भी आए हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ पहले। यस बेटा, ये देखिए जो अपना मैप यहाँ पर आया है, जो मिड में आया था 39 पेज नंबर पर है। इस मैप के माध्यम से आपको दर्शाया गया है कि चावल का जो उत्पादन है वो भारत के किन किन भागों में कितना किया जाता है। यहाँ पर जो है आपको 2 कलर्स के माध्यम से दर्शाया गया है। जो ग्रीन अपना कलर आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर जो दिखाई दे रहा है, उसमें प्रमुख उत्पादक जो प्लेस हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है वो दर्शाए गए हैं। जबकि लाइट कलर के माध्यम से जो कि जो है बिल्कुल ग्रे कलर का जैसा दिखाई दे रहा है, इस कलर के माध्यम से हमें वो क्षेत्र दर्शाए गए हैं जहाँ पर चावल का उत्पादन कम होता है। तो हम अपने मैप में ये क्षेत्र फिल करेंगे एंड एज इट इज हम जो है कलर उनमें फिल करेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि कौन से जो स्टेट्स हैं उनमें अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है और कहाँ पर कम होता है। इतना तो हमें पता है बेटा कि जहाँ पर अधिक मात्रा में पानी की उपलब्धता होगी वहाँ पर जो है, क्योंकि इस फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये मैप आप फिल करें। और सेकंड वन मैप हमें गेहूं के बारे में दिया गया है कि गेहूं कहाँ पर किन किन राज्यों में अधिक उत्पादित होता है। ये यहाँ पर हमें गेहूं का वितरण जो है वो दिया गया है। तो आप 2 मैप्स फिल करेंगे, अपनी नोटबुक में पेस्ट भी करेंगे कि गेहूं का उत्पादन कहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। बेटा देखिए आपको दिखाया गया है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो डार्क कलर हैं उनके माध्यम से ये दर्शाया गया है कि ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। और जो लाइट कलर के माध्यम से दर्शाए गए हैं उनमें जो है वो कम मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। इट मीन्स वो भी उत्पादित करते हैं लेकिन उतना अधिक उत्पादन नहीं होता जितना कि इन राज्यों में होता है। यस बेटा, आपको ये दोनों मैप्स जो हैं अपने फिल कर लेने हैं, अपने नोटबुक में पेस्ट कर लेने हैं। यस, आज के लिए आपका इतना ही वर्क रहेगा। और आपको क्या करना है, इनमें से जितना चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें आपको जो है एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस, ओरल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।